हेलो एवरीवन, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फोर्थ वीडियो लेक्चर नंबर 4 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ आपके सामने है। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग शॉर्ट में TIR भी बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस बात पे आप खासा गौर करिएगा कि चैप्टर तो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां मामला रिफ्लेक्शन का आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है और क्यों आएगा, ये बात अभी डिस्कस करते हैं। ये पहले आता है, हम लोग ये समझते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल की बात पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो कैसे हो रही है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब ये कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो रही है। बेंडिंग की घटना में ये देखा कि जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही थी तो क्या हो रहा था, When light travels from denser to rarer, तो क्या हो रहा था, और जब रेरर से डेंसर में जा रही थी तो क्या हो रहा था। तो उसमें हमने ये देखा कि जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेरर में जाती है, तो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेरर से डेंसर में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेरर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये हुआ। अब हम डेंसर से रेरर वाले केस की ही बात करेंगे। डेंसर से रेरर में गई, डेंसर से रेरर में जाने का मतलब हुआ कि यहां हमने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया, एंड द केस इज कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। यहां पे हमको मालूम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहां आया I, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यानी कि अगर हम sin I बाई sin R निकालें, sin I बाई sin R अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये μ2 बाई μ1 हुआ। और अगर μ1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है और μ2 की वैल्यू छोटी है, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेरर है, तो μ2 बाई μ1 कैसा आएगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज लेस देन 1। sin I बाई sin R यानी कि μ2 बाई μ1, और दिस वैल्यू इज लेस देन 1 व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो μ2 बाई μ1 जो है ये लेस देन 1 आया। इसका मतलब हुआ कि sin I इज लेस देन sin R। इसका मतलब हुआ कि I इज लेस देन R, यानी I की वैल्यू R से छोटी होगी और ये लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और R की वैल्यू I से बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी होगी तो ये ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसको होना ही होना होगा। मतलब ये हुआ कि जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो R की वैल्यू को हमेशा बड़ा रहना पड़ेगा। जब भी लाइट डेंसर से रेरर में ट्रेवल करेगी तो R की वैल्यू यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी रहेगी, उसको रहना ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉ फेल कर जाएगा। तो R की वैल्यू अब आपने बड़ी रखनी है, किसी भी हाल में आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी रखनी है। अब आप एक चीज हमको ये बताइए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थोड़ा यहां बढ़ा दें, थोड़ा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अब की एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो जाए, इतना बड़ा, थोड़ा बढ़ गया,
तो यहां पर आर की वैल्यू को भी थोड़ा बढ़ जाना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू थोड़ी इधर आ गई, ऐसे हो गई, आर की वैल्यू बढ़ गई। थोड़ा आई हम और बढ़ा दें तो आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि अगर हम आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आई की वैल्यू बढ़ने की वजह से, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल इस मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री पर ग्रेजिंग एमर्जेंस के फॉर्म में निकल जाएगी। ग्रेजिंग एमर्जेंस कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल उस मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री पर रगड़ खाती हुई, एकदम उससे सटी हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ जिसके लिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इस पोजीशन पे निकली, ऐसे। दिस इज द सिचुएशन फॉर रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे आप ये देखिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो रहा है। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल एंड डिनोटेड बाय आई सी। सी सब स्क्रिप्ट में छोटा सा लिखा जाता है, आई सी, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को अगर हम पूरी तरह से डिफाइन करना चाहें लैंग्वेज के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ये आप सुनिए। एक बात और गौर करने वाली है कि ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करेगी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। उसके दूसरे वाले केस यानी कि रेरर टू डेंसर में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी यूटिलाइज कर सकते हैं या तभी जनरेट होता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करेगी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। चूंकि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद कंडीशन वही है कि भाई जब डेंसर से रेरर में ट्रेवल करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा रहनी है। तो ज्यादा रहने के लिए ये बढ़ती गई और ये एक सिचुएशन हमारी ऐसी आ गई कि हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बिल्कुल मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री पर सट के निकल गई। दिस केस इज कॉल्ड ग्रेजिंग एमर्जेंस। दिस केस इज कॉल्ड ग्रेजिंग एमर्जेंस। और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये हो गई, शुरुआत से हम इसको कैसे लिखते हैं आप ये बात भी गौर करिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer, it moves away from the normal. When light travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. It means that the value of angle of refraction must be greater than the value of angle of incidence. For a particular angle of incidence, the value of angle of refraction becomes 90 degree, and this phenomena is called grazing emergence. That particular angle of incidence for which the value of angle of refraction is 90 degree called critical angle. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए और ग्रेजिंग एमर्जेंस का केस आ जाए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक हम लोगों ने यह समझा कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगी। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इस दौरान आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अब भाई हमको तो थोड़ी देर पहले से आदत पड़ी हुई है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाने की, तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो रही है, फिर भी हम बढ़ाते जा रहे हैं।
तो बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट तक हम लोग ऐसे पहुंचे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया और ये लाइट बिल्कुल सरफेस पे आ गई। अब थोड़ा हमारे दिमाग का खुराफात और बढ़ा और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ा दी, इससे भी बढ़ा दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इधर बढ़ता जा रहा है, ये इधर बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। तो जब ये थोड़ा इससे और बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब कि वहां पे हमारे पास केस क्या बन गया, वहां पे केस ये बन गया कि लाइट ऐसे गई, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये बात वही कि डेंसर से रेयर ही जाना होगा तभी ऐसा होगा। ये मीडियम डेंसर है, इधर वाला मीडियम रेयर है, और ये आपकी लाइट हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। अब जरा इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। रिफ्रैक्शन का तो मतलब तब आता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन कर जाती। यहां तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन ही नहीं कर पाई, ये फिर उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से ये चली थी। तो ये फिगर देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे केस तो रिफ्रैक्शन का नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन का बन गया। यानी कि यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो इस केस से एक स्टेप और आगे बढ़ के लिया। एक स्टेप और आगे बढ़ के लेने का मतलब है कि हमने वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले लिया। यानी कि यहां पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, और उस केस में लाइट दूसरे मीडियम में जाने की बजाय फिर अपने इंसिडेंट मीडियम में ही वापस आ जाती है, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो हमारी लाइट जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो जाना चाह रही थी। तो ये केस रिफ्रैक्शन का ना होके रिफ्लेक्शन का हो जाता है, और ये फिनोमेना जो है वो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कॉल्ड TIR। सम नेचुरल फिनोमेना डिपेंड्स ऑन TIR, फॉर एग्जांपल मिराज। ये एक अलग टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे कि ये मिराज क्या होता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर किस तरह से डिपेंड करता है। दूसरा फिनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन भी डिस्पर्सन के साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करते हैं, वो आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।